हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। शब्द को देखो, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन जो है तो वो हम देख रहे हैं कि क्या एरिया है, क्या दायरा है कोर्ट का, जुडिशरी का, जहां पर वो डिसीजन देते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है। पिछले वीडियो में हम एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ के आए हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास इनलाइन? तो नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब शब्द क्या देखो, एडवाइजरी। एडवाइजरी मतलब यहां पे एडवाइस का एक एलिमेंट है। एडवाइस का एक एलिमेंट है, तो कौन किससे एडवाइस लेता है, कौन किसको एडवाइस देता है, वो पूरी कहानी हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। फाइन, तो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखो, अगर स्पेसिफिकली डील करें तो लिख लो यहां पे आर्टिकल 143। मुस्कान आई चेहरे पे। आर्टिकल 143 है, आसान रहेगा याद करने में आपको कि आर्टिकल 143 जो है वो डील करता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के साथ में। ठीक है, मतलब ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती क्या है वो भी समझाऊंगा मैं आपको। मतलब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट में सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। अब जब प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या हो गया, दायरा बढ़ गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब अब उन मैटर्स पे भी डिसीजन देगा जहां पे जज जो है वो, सॉरी, जहां पे प्रेसिडेंट जो है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, एडवाइस मांग रहे हैं। अब देखो, अपने को अब क्या करना है, एक ट्रिक बनाना है। क्या ट्रिक बनाना है? अब जैसे आपको ये 143 तो छप गई दिमाग में कि अभी हमेशा याद रहेगा क्या एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में डील करता है। वैसे ही क्या ऐसे नंबर्स के साथ में थोड़ा गेम खेला करो, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उन्हें ध्यान रखा करो। ठीक है, अब एक और जैसे बताता हूं, 1 2 3, ये भी आसान है। 1 2 3 रिकी पॉन्टिंग की शायद नंबर हुआ करता था जब रिकी पॉन्टिंग क्रिकेट खेलता था शायद। हाँ, तो अब ये क्या हो गया, इस तरह से आप ऐसे कुछ भी, मैंने क्योंकि ट्रिक बनाई है तो मैं आपको बता रहा हूं। आर्टिकल याद करना है जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से ट्रिक अपनी खुद की बनाना पड़ेगी। ठीक है, किसी और का साइज आपको फिट नहीं होगा कभी भी, तो अपना खुद का साइज बनाओ। क्लियर? तो उस सेंस में क्या, आप जैसे 143 जो ये हो गया एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 123 जो है वो भी प्रेसिडेंट की ही किसी पावर से डील करता है। पता है क्या है वो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में पता करके बताएंगे, खुद सर्च करोगे याद हो जाएगा हमेशा के लिए। 123 जो है आर्टिकल 123 किस चीज से डील करता है? हिंट दे दिया मैंने, प्रेसिडेंट की किसी पावर से डील करता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? अब देखो, तो ये हो गया। अब अगर हम इसे समझे अच्छे से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को, तो दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और that which involves interpretation of constitution to supreme court for advice। इतना सारे स्टेटमेंट ध्यान ही रखना, ध्यान का रखना है आपको कि प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को या फिर ऐसा मैटर जो इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ हो, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ, उस पर एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। 4 कीवर्ड है बस, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट उन मुद्दों पे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हुए हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से जुड़े हुए हो, उन मुद्दों पे एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। दैट्स इट, याद हो गया ना? यहीं पे ये है आर्टिकल 143। और बिलीव मी, ये आंसर लिखोगे आप, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, सिंपल डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स को इंक्लूड करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दे दी आर्टिकल 143, या फिर कह सकते हो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की। ऐसे पढ़ना है, ठीक है? तो ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है, तो द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड। हाँ, ये मजेदार चीज है, देखो समझना। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में आपको ये तो समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट। अब क्या होता है, प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी सुप्रीम कोर्ट से, तो द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या है, कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसा कि मतलब बोल सकते हैं कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कि उन्हें एडवाइस देना ही होगी। मैं प्रेसिडेंट हूं, वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, लेकिन मैं अगर एडवाइस मांगता हूं 2 मिनट के लिए, तो क्या होगा, मैं जब एडवाइस मांगूंगा तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे ही दे। ठीक है, इट इज द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस on such matters and the president is also not bound to accept such advice। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक हो रहा है? ठीक है, उस तरह से आपकी भी सिचुएशन हो जाएगी कि ना तो प्रेसिडेंट की एडवाइस मांगने पे सुप्रीम कोर्ट देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी तो प्रेसिडेंट मानेंगे भी नहीं। ठीक है, ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। जी हाँ, मजेदार है मगर है। अब सवाल उससे यहां से उठता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जोक, सवाल ये उठता है कि फिर ये प्रोविजन रखा क्यों? देन व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ एडवाइजरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी पावर्स है उसकी यूटिलिटी क्या है? प्रेसिडेंट के पास जो पावर है उससे प्रेसिडेंट पूछते क्यों है जब सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं भी बताएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया आप मानोगे भी नहीं तो भी? ठीक है,
तो इसके पीछे लॉजिक क्या लगाया होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने? अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने ज्ञानी लोग थे वो, ठीक है, उन्होंने ऐसी ये गलती उनको दिखी नहीं होगी क्या? गलती नहीं है ये इंटेंशनली डाला गया है। मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर नहीं बनाना है, लेकिन जब ये एडवाइस पूछी जाएगी ना, ठीक है भाई, तो जब एडवाइस पूछी जाएगी तो क्या होने वाला है? जब एडवाइस पूछी जाएगी तो समझना इसकी यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी ऑफ एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टू फोल्ड। दो एडवांटेजेस है इसके। दो एडवांटेजेस क्या है देखो, इट अलाउज गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन, ठीक है, लीगल ओपिनियन ऑन मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट, ठीक है, दिस में प्रिवेंट अननेसेसरी लिटिगेशंस लेटर। क्या होता है कि एक बार मैंने पूछ लिया, अगर सुप्रीम कोर्ट आंसर दे देता तो क्या होता है कि जो अननेसेसरी बाद में लिटिगेशन होती है, जैसे गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ कोई लॉ बनाना था, गवर्नमेंट को हाईवे क्या करना था, कंस्ट्रक्ट करवाना था, उन्होंने किसानों की जमीन लेने के बारे में सोचा, ठीक, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। अब क्या होता है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, अभी बताऊंगा आपको, जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला लफड़ा था तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती थी। तो अगर क्या होता है कि आप ऐसे एडवाइस पहले ही ले लोगे सुप्रीम कोर्ट से कि हम ये जमीन लेना चाह रहे हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली किसी का राइट तो वॉलेट नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक लीगल ओपिनियन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से फिर अपना एक्शन लेगी ना, गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो वो फायदा होता है। ताकि क्या हो कि जो अननेसेसरी बाद में लिटिगेशंस होती है, बाद में केस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उससे बचा जा सकता है, ठीक है। अब मैंडेटरी नहीं है, आप पूछ लो, एडवाइस मिल गई तो भी बढ़िया है, नहीं मिली तो भी बढ़िया है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन इसीलिए नहीं रखा गया है कि इससे बस जस्ट एडवाइस की तरह कंसीडर किया जाए। दूसरी चीज क्या है, इन लाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शन ऑन लेजिस्लेचर्स, ठीक है। अब जब एडवाइस लेगी तो उस एडवाइस के चलते क्या होता है कि गवर्नमेंट सुटेबल चेंजेस अपनी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन जो है, जो लॉ है, उनमें बदलाव ला सकती है, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट को कोई चेंज लाना है तो चेंज के लिए पूछ सकती है, और उस हिसाब से क्या है, एडवाइस, एक लीगल ओपिनियन मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बाद में नहीं उस लॉ को फिर हटाएंगे, नहीं तो पता लग रहा हम बना के ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट बोलेगी कि ये लॉ बन गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको धड़ाम से कैंसिल कर दिया। तो इस तरह की जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, उससे बचने के लिए क्या ये प्रोविजन बहुत अच्छा है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बहुत अच्छी चीज हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन उसके अपने आप में सिग्निफिकेंस है। अब दो आर्टिकल दिए और, ठीक है, तो आर्टिकल 2 ये और ध्यान रख लो, 137, ठीक है, 137 जो है, तो इस आर्टिकल के हिसाब से क्या लिखा है देखो, दी सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, वाह भाई, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, कोई ऑर्डर इशू कर दिया है। अब आर्टिकल 137 के हिसाब से मेरे पास में पावर है कि अपने मैं उस ऑर्डर को फिर से क्या कर सकूं, चेंज कर सकूं, उसको फिर से रीइंटरप्रेट कर सकूं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुआ जहां पर एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, आगे जाके उसी केस के जजमेंट को बदल दिया, आगे जाके उसी केस के जजमेंट को बदल दिया है। ये कहानी चलती रहती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 137 जो है तो इस तरह की पावर देता है कि दी सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट बाउंड बाय इट्स डिसीजन। मतलब खुद के डिसीजन पे वो बाउंड नहीं है, वो चाहे तो अपने खुद के डिसीजन को बदल सकती है, ठीक है। एंड कैन एट एनी टाइम रिव्यू इट, चेंज इट, ठीक है, रिव्यू कर सकती है, चेंज कर सकती है। अब ऐसा क्यों डाला गया, तो वो उन्नी मुन्नी जो है कार्टून वाले, ठीक है, वो क्या बोल रही है कि ऐसी गलतियां हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई डिसीजन देते और बाद में उसे लगे कि ये गलत था, तो चेंज करने की बारी आए तो चेंज कर सके। इसके लिए हमने क्या रिजिड नहीं बनाया, अपने खुद के, इंसान है ना, इंसान से तो गलती होती है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इंसान ही है, तो उस सेंस में क्या है, अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दे दिया। क्लियर है? और क्या होता है विद द डायनामिक्स ऑफ टाइम, अगर देखोगे, ठीक है, सोसाइटी बदलती है तो तब हमें लॉज भी बदलना पड़ते हैं। क्लियर? तो एक आर्टिकल ये हो गया। दूसरा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 144, आर्टिकल 144 जो है, तो ये क्या बोलता है देखो, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल है, ठीक है, शैल को मतलब क्या है, मैंडेटरी हो गया, शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जैसा बोल दिया वैसा करना पड़ेगा। इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हो ना, तो इंडिया का डॉन कौन हो गया, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब उनको मान के ही चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसीलिए क्या रहता है, हर जजमेंट जो रहती है सुप्रीम कोर्ट की वो सर्वोपरि रहती है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर सबको मानना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं जा सकते हो ना आप, तो वो कहानी। आर्टिकल 144 जो सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है, वाइड रेंजिंग पावर देता है, बोलता है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज हैं सबको आपका निर्णय मानना होगा, ठीक है। अब इन दोनों पावर्स को जब मतलब इन दोनों आर्टिकल्स को एनालाइज करोगे आप, तो क्या निकल के आएगा कि द यूनिफाइड नेचर ऑफ जुडिशरी एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बताता है कि यूनिफाइड नेचर है जुडिशरी का। यूनिफाइड कैसे हो गया अगर आप समझेंगे तो यहां पे देखो क्या है, पूरी कंट्री को जोड़ के रखी हुई है कि सबको बात मानना ही पड़ेगी, ठीक है। और क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर भी दर्शा रहा है वो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो डिसीजन सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। क्लियर है?
तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक। इसका ये दोनों आर्टिकल जो उनका इंटरप्रिटेशन यहां पे और दिया गया है कि डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, ये यूनिफाइड दर्शाता है कि मैंने जो डिसीजन दे दिया, ठीक है, वो दूसरे सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, उससे रिव्यू भी किया जा सकता है और चिंता की बात नहीं है। ऑर्डर्स पास्ड बाय इट आर एनफोर्सेबल थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, पूरी कंट्री में लेंथ एंड ब्रेड्थ सब जगह क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है उसे माना जाएगा। और लास्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट बाउंड बाय इट्स डिसीजन एंड कैन रिव्यू एट एनी टाइम, ठीक है। तो आप क्या कर सकती है, उन डिसीजंस को कभी भी किसी भी टाइम रिव्यू कर सकती है वो। तो ऐसा थोप नहीं दिया गया कि एक बार बोल दिया बस पत्थर की लकीर हो गई, मेरा वचन ही है शासन, वैसी कहानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ पढ़ा हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। आई होप इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब किसी प्रकार का आपको डाउट है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, सारी जुरिस्डिक्शंस हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले, जुडिशियल एक्टिविज्म। थोड़ा सोचो इस पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले शब्द से क्या समझ में आया, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, एक्टिव हो गया जुडिशरी, कैसे क्या पूरी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वहां से हम चीजों को आगे कवर करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।